Okay, so Shipra ma'am, your session is live. You can start your session. So we have to wait for more participants, or we have to start right now? No, because it's live on the Facebook, no? So participants will join from there also. Okay, 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 So you can switch on your camera and you can start. okay. नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा नथानी। सर्वप्रथम तो सुपर मॉम आपका धन्यवाद देती हूँ, खासतौर पर सोनिया और रति आपका, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर अपनी सभी साथियों से बात करने का, और एक अलग अनुभव हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस विषय में हम बात करना चाहते हैं उसमें मैं सर्वप्रथम अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि मैं एक आयुर्वेदिक पंचकर्म व स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और जयपुर में कार्यरत हूँ। और इस समय पर आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी चीजें आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। सब तरफ इसके बारे में बात हो रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य में आयुर्वेद किस प्रकार से महती भूमिका निभा सकता है, ये हमारी आज की इस चर्चा का विषय है। मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स के थ्रू अपनी बात रखना चाहूंगी, और अंत का हम समय थोड़ा सा आपके प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे। जितना भी संभव हो सकता है मैं प्रयास करूंगी कि आपकी समस्याओं का या आपके जो प्रश्न है उनका समाधान मैं यहाँ कर सकूं। अन्यथा इसके अतिरिक्त आप बाद में मुझसे व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। मैम आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। धन्यवाद रति जी, थैंक यू। आजकल सब तरफ स्वास्थ्य के बारे में बातचीत हो रही है। हेल्थ आखिर है क्या? लंबे समय पूर्व, सदियों पूर्व ही आयुर्वेद में हेल्थ के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सूत्र वाक्य में बता दिया गया था, जिसके अनुसार हमारी शारीरिक, मानसिक और साथ ही साथ सोशल वेलबीइंग ही स्वास्थ्य है, ये बात कही गई थी, हमारे आचार्यों ने कही थी। और डब्ल्यूएचओ ने भी 1978 में केवल फिजिकल, मेंटल और सोशल, साथ ही साथ स्पिरिचुअल वेलबीइंग को माना है। केवल बीमारी की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, ऐसी एक डेफिनेशन हेल्थ की डब्ल्यूएचओ ने दी। ये डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन आयुर्वेद की स्वास्थ्य की परिभाषा से बिल्कुल पूरक करती है, उसको उसको और स्पष्ट करती है। अब हम बहुत सारी बात यहाँ नहीं करेंगे, हम केवल महिला स्वास्थ्य पर ही खुद को सीमित रखने वाले हैं। तो महिलाओं का स्वास्थ्य आखिर क्यों हम इतना उसको अलग मानते हैं? मनुष्य का स्वास्थ्य स्वास्थ्य एक ही है, सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। परंतु जब महिलाओं की बात आती है तो जाने अनजाने अनचाही ही उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट और जुड़ जाते हैं। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और एनवायरमेंटल एंड सोशल हेल्थ। किसी भी उम्र की महिला हो, कोई भी आपकी उम्र हो, यदि आप अच्छा खाएंगी, एक्टिव रहेंगी और अपने होने वाले स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, तो आपके बीमार होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। अब ईटिंग हेल्दी की बात करें, बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम सब बार बार इस विषय में बात करते रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद बहुत प्रारंभ से ही दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनकी बात करता है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीन आयुर्वेद के प्रयोग स्तंभ हैं, यानी वो आधार जिन पर हमारा शरीर टिका हुआ है। तो आहार, जिसका मतलब है ईटिंग हेल्दी, किस प्रकार से हेल्दी ईटिंग और कैसी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, बहुत सारी बातें आजकल इस पर की जा रही हैं। सुपर फूड का कंसेप्ट भी साथ में शामिल हो गया है। और बहुत समय के बाद अब ये बात कही जाने लगी है कि
जिस प्रकार आयुर्वेद बताता था कि आपको अपने दोषिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपको अपनी जो आपका प्रकृति है, जो आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर आपको अपनी डाइट निर्धारित करनी चाहिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि आपने देखा होगा कि कई बार कई लोगों को दही खाने से परेशानी होती है, हाइपर एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। यदि आप बहुत अंदर सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्तियों को जिनको कई बार दही खाने से ज्यादा परेशानी होती है, उनको साथ में कुछ पैदल लक्षण भी महसूस होते हैं। किस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं? वो पित्त वृद्धि के लक्षण हो सकते हैं। पित्त वृद्धि से अनावश्यक गुस्सा आ जाना, मोशन इतने स्टूल फॉर्मेशन इतना सॉफ्ट होता है कि दूध लेने से भी उनको कई बार लेग्जेटिव का काम कर जाता है। इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से देखें तो बहुत ज्यादा मेधावी प्रतिभाशाली तो होते ही हैं, लेकिन उनका जो गुस्सा है वो जैसे एक सोडा बबल कैप ओपन होती है उस प्रकार से उनका गुस्सा रहता है। इसके अतिरिक्त बालों का रंग, किस प्रकार के उनके बाल होते हैं, तांबई वर्ण के बाल हो सकते हैं, जल्दी असमय सफेद होने की उसमें संभावना होती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे लक्षण जो प्रकृति हमारी निर्धारित करती है, उन व्यक्तियों में कुछ कुछ खान पान के साथ परेशानी ज्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी भोजन में दही का सेवन कम करना चाहिए और इसकी जगह पर छाछ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद जब भोजन की बात करता है, ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, हम इसे एक साथ नहीं छेड़ पाएंगे। लेकिन जब हम भोजन की बात करते हैं तो फिर जब उसका रूप चेंज होता है, कल्पनाएं चेंज होती है, भोजन का पाक हो जाता है, या आप दही से छाछ बना देते हैं तो भी उसके गुण कर्म में बदलाव आ जाता है। यही माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें हैं जो आयुर्वेद डाइट को एक अलग भाव देती हैं। उसी प्रकार से यदि आपको गैस फॉर्मेशन की शिकायत है तो आपको उड़द, राजमा, छोले, चने ऐसी भारी चीजें खाने के लिए मना किया जाता है, या रात में इन चीजों का सेवन करने से मना किया जाता है। क्यों इस प्रकार की बात की जाती है? क्योंकि वायु विकार में गैस ज्यादा फॉर्म होती है। गैस फॉर्मेशन की वजह से आपको इंडाइजेशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, और इसके लिए फिर मसालों पर हम जाते हैं कि आपको भोजन के साथ किस प्रकार के मसाले प्रयोग करने चाहिए। तो जो हमारी इंडियन कुकिंग है, इंडियन किचन का कंसेप्ट है, मसालों का कंसेप्ट है, ये काफी हद तक आयुर्वेदिक वात पित्त कफ को बैलेंस करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। हम जो सामान्य बात कर रहे हैं उसमें बस यही है कि हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, होल ग्रेन लेना चाहिए, और साथ ही साथ सारी चीजों का, आयुर्वेद के अनुसार सारी चीजों का समावेश होना चाहिए। कभी भी हम एक तरह के भोजन को लंबे समय तक लेने की बात नहीं करते हैं। आपके भोजन में सभी रस होने चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सभी प्रकार के रस आपके भोजन में शामिल होने चाहिए। बीइंग एक्टिव, अब इसके बारे में आजकल हम सभी योग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने आप को 10,000 कदम प्रतिदिन चलने की बात कही जाती है, अपने आप को आपको फिट बना के रखने के लिए ये सारी चीजें कही जाती है। बीइंग एक्टिव ये पर्टिकुलरली मेंशन करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक समय के बाद हमें लगता है, जैसे अगर हम एक संयुक्त परिवार में हैं, तो आप ये देखें कि एक अवधारणा बनने लगती है कि यदि परिवार में नए सदस्य की एंट्री हुई है तो जो ऑलरेडी परिवार में हमारी महिलाएं घरों में जो काम कर रही थी वो अपने आप को थोड़ा सा बैक ऑफ कर देती हैं, वो पीछे हट जाती हैं कि अब ये कार्य किसी और का है। लेकिन अपने चिकित्सकीय अनुभव में मैंने ये बात बहुत अच्छे से देखी है, और मेरी जो गुरुजन रही है उन्होंने भी समय समय पर इस बात के लिए जरूर चेताया है कि हमें अपना काम, चाहे हम किसी भी उम्र में आ जाए, हमें अपना काम करना नहीं छोड़ना है। हमें अपने शरीर को एक्टिव बनाए रखने के लिए अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज को जरूर बना के रखना है। तो ये बीइंग एक्टिव फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जब से हम अपना जीवन समझना शुरू करते हैं महिलाओं के लिए, तब से हमें आगे तक इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और तीसरा है स्ट्रेस। हम बहुत सामान्य भाषा में प्रयोग कर लेते हैं कि भाई मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरा रिलेशनशिप स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जो जॉब का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि इस स्ट्रेस की वजह से हमारे अपने आपसी संबंध भी बहुत ज्यादा तनावयुक्त होने लगते हैं। ये स्ट्रेस किस प्रकार से हमारे ऊपर असर डालता है? चार पांच चीजें जो इसमें लिखी, ये तो सिर्फ एक वानगी है। आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, आईबीएस की एक शिकायत जो आजकल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से भी है, ये भी हमारे स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। बार बार मोशन जाने की इच्छा होना, यहाँ तक कि कब्ज होना। अगर आप प्रॉपरली रात को नहीं सो पाते हैं, किसी चिंता की वजह से पूरी रात तनावग्रस्त रहते हैं, तो आपका पाचन सही प्रकार से नहीं होने के कारण मॉर्निंग इवैक्यूएशन भी डिस्टर्ब होता है, और वो आपके पूरे दिन पर प्रभाव डालता है।
सप्रेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स, हम कोरोना की बात कर रहे हैं, आजकल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। अगर हमारी नींद अच्छी नहीं होगी, यदि हम तनावग्रस्त रहेंगे, तो बॉडी का जो नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी होगी, वो हमारे इम्यून सिस्टम को वैसे ही सप्रेस कर देती है और बाकी दूसरी बीमारियां होने में समय नहीं लगेगा। नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, स्लीप डिप्राइवेशन और वेट गेन। अभी महिलाओं में जब हम आगे बात करेंगे तो एक पीसीओडी की समस्या पर जरूर मैं बात करूंगी, जो बहुत ज्यादा कॉमनली नजर आ रही है, जिसका भी एक काफी बड़ा फैक्टर स्ट्रेस भी है। मैनेज स्ट्रेस, हम सभी को पता होता है कि हमारे पास स्ट्रेस है, और ये यकीन मानिए, अपने स्ट्रेस को आपसे बेहतर आइडेंटिफाई करना और अपने स्ट्रेस को आपसे बेहतर मैनेज करना कोई और नहीं कर पाएगा। सबसे पहले उसके कारण को समझिए, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, या आपका कोई भी ऐसा शिल्प। जैसे सुपर मॉम आपको एक बहुत अच्छा एक मौका देता है आपके अपने हुनर को तलाशने का, आपको अपने बारे में जानने का। तो ये एक अच्छी चीज है कि हम खुद के बारे में समझना चाहते हैं और अपने आप में कंटेंट, जिसको कहते हैं कि स्वयं से संतुष्ट होना, जब ये वाला भाव हमारे अंदर आने लगता है, तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम होने लगता है, क्योंकि हमारे जीवन में अपेक्षाओं से बनने वाला स्ट्रेस काफी ज्यादा है। चाहे वो अपेक्षाएं पति से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे रिलेटिव से हो, चाहे किसी भी और रूप में हो, चाहे हमारी फाइनेंशियल उससे ही हो, लेकिन अपेक्षाओं से मिलने वाला स्ट्रेस हमारे ऊपर बहुत हावी होने लगता है। तो अपना पर्सनल टाइम जब हम निकालने लगते हैं, आत्मसंतुष्टि के रास्ते जब हम खुद खोजने लगते हैं, तो स्ट्रेस से हम काफी हद तक लड़ाई किया जा सकते हैं। और ये डिनाई करना बहुत मैं तो नहीं मानूंगी इस बात को कि हम इसको डिनाई कर सकते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस तो होता ही है। हर व्यक्ति के स्ट्रेस का स्तर अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का स्ट्रेस का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन उससे लड़ने के जो हमारे तरीके हैं, वो हमसे बेहतर कोई और बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। हाँ, कहीं बहुत दिक्कत आ रही है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प, काउंसलिंग, ये सारी चीजों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन सामान्य तरीके से अपने आप को खुद समझने का और अपने आप को समय देने का प्रयास करना चाहिए, जो स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर स्लीप। यहाँ पर मैं कुछ आयुर्वेदिक एस्पेक्ट हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के, जिनके बारे में कहना चाहूंगी। जैसे अश्वगंधा, इस समय अश्वगंधा बहुत डिमांड में है, और अश्वगंधा को लेकर हम अ, बहुत अच्छे से इसका सेवन आजकल शुरू कर चुके हैं। ब्राह्मी है, तगर है, ये सब औषधियों के नाम हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, ये मुख्य रूप से किसी न किसी चिकित्सक की सलाह लेकर ही प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन औषधियों के कुछ लिमिटेशंस हैं। दूसरा, इसके अलावा इनके कुछ प्रयोग के तरीके हैं। हम अश्वगंधा दूध के साथ भी देते हैं, हम अश्वगंधा अरिष्ट के रूप में भी देते हैं, जिसको अश्वगंधा अरिष्ट के नाम से जाना जाता है, हम अश्वगंधा पाउडर के फॉर्म में भी देते हैं। अगर केवल अश्वगंधा से काम चलना था, तो क्यों इतने सारे अगले या इस तरह की अलग अलग प्रिपरेशन मेडिसिन की बनाई जाती है? ये सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि हर व्यक्ति का बॉडी टाइप अलग होता है, हर व्यक्ति के लिए डोज भी अलग होती है। तो उसको डिसाइड करना बेहद जरूरी है कि हमको क्या चीज कैसे देनी है। नो डाउट ये औषधियां बहुत सिंपल हैं, ये आपके शरीर के ऊपर सडनली कोई भी ऐसा हानिकारक असर नहीं डालती है, लेकिन अच्छे तरीके से इनका प्रयोग करने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि चिकित्सक का परामर्श जरूर लिया कीजिए। इसके अतिरिक्त कुछ पंचकर्म के मैंने इसमें शिरोपिचु, शिरोधारा, कुछ आसन, प्राणायाम, इन चीजों का जिक्र किया हुआ है। यहाँ शिरोपिचु के बारे में बहुत सिंपल मैं आपको बताना चाहूंगी। पंचकर्म की प्रक्रिया है, और ये ऐसी प्रक्रिया है जो आप स्वयं घर पर भी कर सकते हैं। सिर पर पिचु धारण, टेम्पोनिंग, ऑयल की टेम्पोनिंग करना अपने ब्रह्मरंध्र पर, ये शिरोपिचु कहलाता है। और जब आपको ऐसा लगे कि बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस हो रही है, तो उस स्थिति में आप कई बार हेड मसाज से भी रिलैक्स फील करते हैं। तो उसी का ये एडवांस रूप है, किस प्रकार से मेडिकेटेड ऑयल को हमें अपने ब्रह्मरंध्र पे रखना पड़ता है, और इस प्रकार से रख के आप 5-10 मिनट के लिए थोड़ी देर अगर मेडिटेशन में बैठते हैं या अपने इष्ट को याद करते हैं, तो ये आपको मानसिक रूप से संबल देता है। और इसके अतिरिक्त शिरोधारा, सर्वांग, अभ्यंग, ये सब ऐसी और प्रक्रियाएं हैं जो कि आप किसी भी आयुर्वेदिक पंचकर्म स्पेशलिस्ट के परामर्श से किसी भी आयुर्वेदिक क्लिनिक पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ चैलेंजेस विमेन इन विमेन। यहाँ कुछ रोल एक महिला की बताए हैं, हमने प्रयास किया है कि आप सिस्टर हैं, वाइफ है, मदर इन लॉ के रूप में, ग्रैंड मदर है, डॉटर है। ये महिला एक महिला एक ही है, लेकिन अपने जीवन में वो
अगर हम पारिवारिक दृष्टिकोण से ही देखें तो ये इतने सारी भूमिकाएं निभाती हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण की भूमिकाएं तो बहुत अलग है कि आप डॉक्टर भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप कंपनीज में काम करते हैं, आप हायर कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं। तो इन सब जो आपके रोल्स हैं, उनके अतिरिक्त एक महिला अपने परिवार में क्या क्या रोल निभाती है और इस दौरान वो किस किस फेज से गुजरती है। इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब आप अपनी माँ के गर्भ में है, इन्फेंसी आपका बचपन, चाइल्डहुड, मेनार्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज आती है, प्यूबर्टी जब हमारी माहवारी पहली बार प्रारंभ होती है, फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरता है, फिर मेनोपॉजल फेज, और फिर उसके बाद जब माहवारी बंद होने का समय आता है, वो फेज एक एम्प्टीनेस की तरह एक महिला को कैसे परेशान करता है, पोस्ट मेनोपॉजल फेज, और फाइनली डिलीवरी फेज। ये सारे फेज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। क्योंकि महिलाओं के साथ थोड़ी बहुत सारी कुछ एक विशेष ऑर्गन जिसको गर्भाशय कहा गया है, वो भी साथ में है, और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है महिलाएं अपनी प्रोजनी को आगे ले जाने का, अपने अंदर एक नए अस्तित्व को लाने का। तो इस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनकी केयर भी थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी स्पेशल तो अपने आप में हो ही जाती है। बाल्यावस्था में यहाँ बहुत सारी महिलाएं जिनके अभी अभी छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगी कि इस समय पे बच्चों को सामान्यतः कफ एंड कोल्ड की समस्या बनी रहती है। जो बाल्यावस्था है, जो 16 साल तक की उम्र को जो छोटे बच्चों वाला जो एज है, उस एज में कफ डोमिनेंसी होती है आयुर्वेद के अनुसार भी। तो इस कफ डोमिनेंसी के अनुसार आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को कफ एंड कोल्ड की समस्या बार-बार बनी रहती है। मेरी गुज़ारिश है कि जब यदि आपके बच्चे को बार-बार कफ एंड कोल्ड की समस्या होती है, आपको नेबुलाइज़ कराना पड़ता है, आपको इन्हेलेशन देना पड़ता है उसे बार-बार, या कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। इनिशियली जब कफ एंड कोल्ड बनना प्रारंभ होता है, तो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रख लें और थोड़े से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ आप जाएँ। यकीन मानिए ये समस्याएँ बहुत जल्दी आयुर्वेद से सुलझाई जाती हैं, और एक गंभीर स्थिति में आने से पहले आप उस पे नियंत्रण कर सकते हैं। नो डाउट कभी आवश्यकता हो, ज़्यादा तकलीफ में है, तो आपको मेडिसिन्स, जिस उस प्रकार की मेडिसिन्स, एलोपैथिक मेडिसिन्स का सेवन करना और उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन सामान्य सर्दी कुछ जुकाम जैसी अवस्था में आप घरेलू उपायों से भी इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए, और ये जो सारी चीजें जैसे च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन करने के लिए कहा जाता है, आंवला है, सीतोफलादी चूर्ण जो है पार्टिकुलरली शहद के साथ छोटे बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है, बल की वृद्धि भी करता है, साथ ही साथ कफ का शमन करने में बहुत अच्छा ये फायदा करता है। छाती पर सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर प्रयोग लगाना, ये भी एक ऐसा इलाज है जो कि आप कंजेशन की स्थिति में घर पे कर सकते हैं। प्रारंभिक कंजेशन में खासतौर पर स्टीम इनहेलेशन दे देना और कुछ ऐसी बेसिक चीजों का प्रयोग करके आप उस अवस्था तक तकलीफ में पहुंचने से रोक सकते हैं। मध्यमावस्था, एडोलेसेंट, यंग एडल्ट, अनमैरिड, यंग मैरिड एडल्ट्स, जिसमें ऑब्स्टेट्रिक चैलेंजेस यानी कि गर्भधारण के समय, बच्चों के पैदा होने के समय वाले चैलेंजेस आए, फैमिली प्लानिंग और पेरीमोनोपॉजल फेज और मेनोपॉज, ये हमारी मध्यमावस्था से जुड़ी हुई समस्याएं तो नहीं कहूंगी, ये फेजेस है हमारी, और इन फेजेस में होने वाली हमारी समस्याएं हैं जिन पर हम थोड़ा थोड़ा एक एक करके बातचीत करेंगे। हमारे ये मेजर ऑर्गन्स, ovaries, uterine tubes, uterus, vagina, accessory glands, external genitalia और breast, ये हमारे reproductive organs हैं। ये अंदर से हमारा जो यूट्रस है ये इस प्रकार से दिखता है, और किस प्रकार से इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनार्की, जब हमारा माहवारी प्रारंभ होने का समय आता है, ये फेज लड़कियों के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में माताओं के लिए भी बड़ी एंजाइटी होती है कि कैसे उनको वो जानकारी दें। आजकल स्कूल्स में भी लाइफ स्किल्स के तहत ये सारी जानकारी अवेलेबल करानी प्रारंभ कर दी गई है, और स्कूल्स में वेंडिंग मशीन भी लगाई जा रही हैं, जिससे कि लड़कियां इसको एक अलग तरीके से न लें, समझें इस बात को। हम सभी इस फेज से कभी न कभी अपने जीवन में जरूर गुजर चुके हैं।
हम भी जानते हैं कि इस दौरान जो बदलाव हमने अपने अंदर महसूस किए वो कितने सामान्य हैं। हालांकि हमारे बड़े, हमारे घर के परिवार के बड़े बुजुर्ग हमारे होने वाले बदलावों को कई बार समझ पाते थे, कई बार नहीं समझ पाते थे। हम अपने ही अंदर एक प्रकार के द्वंद में गुजर रहे होते हैं। एडोलेसेंट एज आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, अपोजिट व्यक्ति अच्छे लगने लग जाते हैं, कुछ अलग सा एक सुरूर छाया रहता है, बेख्याली सीधी होती है, कुछ नई नई चीजें करने का मन करता है, रिस्क टेकिंग फैक्टर भी काफी हद तक बढ़ जाता है। लड़के और लड़कियों में इस एज में भी अलग अलग तरह के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं और जिज्ञासा बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगती है माताओं से। और जो जिनके बच्चे अभी और अभी अगर हमारे बीच में वो इस उम्र की बच्चियां भी शामिल हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसा फेज है जो निरंतर एक गति में अगर चलता रहता है तो सब कुछ ठीक है। आपका जीवन इस फेज में ना तो रुकता है और न ही वो जो समय आपका है वो अपने ही तरीके से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहता है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है कि हम और आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा खुलकर इस विषय पे बात करें, उनकी तकलीफों को समझें, उनके अंदर होने वाले बदलावों को लेकर हम भी थोड़ा सा उनको पॉजिटिव वे में लेते हुए चले। सडन लादी हुई बंदिशें उन्हें अलग दिशा में ले जा सकती हैं, तो किस प्रकार से हमें अपनी बात कहनी है उनसे, ये इस एडोलेसेंट एज की शुरुआत के समय बेहद जरूरी है ध्यान रखना। ये मानिए मनार्थी के समय जब हमारी माहवारी, बच्चों की माहवारी शुरू होती है लड़कियों की, तो इस दौरान पर कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती साइकिल में 15-15 दिन में भी आ जाती है, कई बार 2-2 महीने में भी आता है। तो बच्चियां बहुत पैनिक में होती है कि मम्मा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या अपनी फ्रेंड से शेयर करती है, या यूट्यूब पर या इंटरनेट पे इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करती है। कई बार उनको सही जानकारी मिल जाती है क्योंकि नेट पे इतना सारा ज्ञान फैला हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ज्ञान सही रूप में ही आए। ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सही बात बताती हैं। यदि आप खुद समर्थ नहीं है बच्चों से बात करने में, तो इस विषय पर आप उस तरह की जो वेबसाइट्स है उनके थ्रू बड़ा ही कम्युनिकेटिंग वे में वो बातचीत करते हैं, उनके थ्रू आप अपने बच्चों को जानकारी दें इस विषय में, और प्रयास करें कि बहुत नेचुरल वे में आपके साथ बातचीत हो। और अब जो समय बदल रहा है, अब समय माताएं भी बदल रही हैं, तो वो बड़ा हेल्दी सा और बड़ा पॉजिटिव सा उनका एटीट्यूड अपने बच्चों के लिए रहता है। तो ये एक फेज है जिसमें हमें उन्हें नरिश भी करना है, नर्चर भी करना है, उनकी डाइट पे भी ध्यान देना है, और उनकी ग्रोथ को भी इफेक्ट नहीं हो इस तरह से उनको हमको संभाल के आगे की तरफ लेकर चलना है। हाइजीन बहुत जरूरी है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। अब मेंस्ट्रुएशन हाइजीन किस प्रकार से रहे, आपका सैनिटेशन का मेथड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बच्चों को ये बताना जरूरी होता है किस प्रकार से पैड्स हमको रेगुलरली चेंज करने चाहिए, खुद को वॉश करना जरूरी है, साबुन की आवश्यकता नहीं है, केवल पानी से साफ करना ही काफी सही होता है। और क्यों नहीं हमें बहुत ज्यादा साबुन का प्रयोग करना चाहिए। आपको ऐसा कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम अगर अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से साबुन से बार बार साफ करेंगे तो हम बहुत क्लीन रहेंगे, लेकिन ऐसा करने से हम वहाँ के जो फ्लोरा है उसको नष्ट कर देते हैं और हमारे जो सिक्रीशन है उन पर इसका असर पड़ता है। राइट वॉशिंग टेक्निक भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार से हमें वॉश करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ये जानना बच्चियों के लिए खासतौर पे बहुत जरूरी है कि वजाइनल ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग बहुत पास पास होती है और एनल ओपनिंग भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कई बार वॉश करते समय हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं वो इस तरह से हो जाते हैं कि हम इन्फेक्शन को एनल रीजन से हम अपने वजाइनल रीजन की तरफ लेकर जाते हैं। तो किस प्रकार से हमें इस दौरान पे बार बार वॉशिंग करनी पड़ती है, तो बच्चों को ये जानना चाहिए कि उनको अवे फ्रॉम वजाइनल एरिया वॉश करना चाहिए। और सैनिटरी नैपकिन को किस प्रकार से डिस्कार्ड करना है ये भी जरूरी है। और बिवेयर ऑफ पैड वॉश, पैड वॉश एक बहुत कॉमन समस्या है जो कि कई बार गीलेपन की वजह से और रगड़ की वजह से बच्चियों में हो जाती है, बड़ों में भी होती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग के दौरान इसके साथ जरूर देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑइंटमेंट का। और इसके अलावा मैं बहुत कॉमनली जो एक सलाह देती हूँ कि फिटकरी का प्रयोग आप कर सकते हैं। फिटकरी गर्म पानी में उबालकर और नीम के पानी में फिटकरी का उबाल के उसका काढ़ा सा बनाकर उस पानी को आप बाथरूम में रख दीजिए, और यदि गुनगुना गुनगुना आप उस पानी को वॉश करेंगे तो लोकल डिसइंफेक्टेंट का भी काम कर जाएगा और काफी सपोर्टिव रहता है ये।
ये कुछ समस्याएं हैं जो पीसीओडी के बारे में मैं खासतौर पे बात करना चाहती थी। इस समय हर चौथी में से एक बच्ची पीसीओडी की समस्या लेकर आती है और यकीन मानिए कि हमें अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पीसीओडी पर काफी ज्यादा मरीजों को देखना पड़ रहा है। बहुत सामान्य सा हो गया है कि बच्चियां अभी कंप्लेन लेकर आए कि उनकी माहवारी 6 महीने से नहीं आई है। जी हाँ, 6 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, वजन बढ़ रहा है, माहवारी नहीं आ रही है। जब तक विथड्रॉल ब्लीडिंग यानी कि आप प्रोजेस्टेरोन पिल्स नहीं लेते हैं, तब तक माहवारी नहीं आती है। चेहरे पर बहुत हार्ड बाल हो रहे हैं, कोई लेजर करा रहा है, कोई वैक्सीन का प्रयोग कर रहा है, साथ ही साथ एक्ने और वेट गेन, ये एक प्रकार का ट्रायड जैसा हमें देखने को मिलता है। पीसीओडी का जो बहुत सारे इसका एग्जैक्टली रीजन अभी याद बहुत अच्छे से नहीं है, लेकिन हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस इसमें मुख्य कारण के रूप में उभर के सामने आता है। आयुर्वेद में पीसीओडी का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट मुख्य रूप से आपकी डाइट और लाइफस्टाइल को मॉनिटर करने में काम करता है। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं आयुर्वेद में जो किसी इस प्रकार की ग्रंथियों को, जो पीसीओडी में हमारी ओवरी के अंदर अंडे नहीं बनती बल्कि सिस्ट बनती हैं, उनको गलाने में हेल्प करती है। वो औषधियाँ आपके इंटरनल सिस्टम को भी सही करती है, और यदि आपका इंसुलिन, आपका हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है, थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस हो रहा है, तो उन सभी चीजों को भी ठीक करने में हेल्प करती है। पंचकर्म भी इसमें काफी हद तक सहायक है। जो बॉडी प्यूरिफिकेशन के प्रोसीजर्स हैं, वो भी इस कंडीशन में, इस स्थिति में, वमन है, विरेचन है, ये इसमें काफी सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेस भी पीसीओडी का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो जब आप पीसीओडी मैनेजमेंट की बात करें, तो औषधियों के साथ साथ, डाइट के साथ साथ, टाइमिंग, भोजन का टाइमिंग क्या होना चाहिए आपका, इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस भी आपको क्या करनी है, कटी प्रदेश पर प्रेशर डाला जाए, इस प्रकार की बहुत सारे आपके योगासन हैं जो इसमें मदद करते हैं, और साथ साथ आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें मिलाकर मदद करती हैं हमें इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स है, ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, ये शब्द हम सुनते हैं, कोलोरेजिया, इरेगुलर साइकिल, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेंस्ट्रुएशन, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम माहवारी से संबंधित उसमें बार बार सुनते हैं। माहवारी का नहीं आना, माहवारी का कम आना, माहवारी का बहुत ज्यादा आना, माहवारी के दौरान बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना, लेग क्रैम्प होना, और इसके अलावा आपकी क्लॉटिंग बहुत ज्यादा होना, मतलब खून के थक्के बहुत ज्यादा जाना, AUB है, abnormal uterine bleeding है। इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेद में काफी अच्छे इलाज दिए गए हैं। और डाइट में जब हम आते हैं, तो खास तौर पर पित्तवर्धक आहार विहार को रोकने की बात करते हैं, यदि आपकी माहवारी बहुत ज्यादा आ रही है तो। अब पित्तवर्धक आहार विहार में क्या, हम सबसे पहले नमक कम करने की सलाह देते हैं। आप करके देखिए ये चीज अपने घर पर, कि भोजन में माहवारी के दौरान, या आप इन रेगुलर इन टर्म्स में ही आप अगर नमक की मात्रा भोजन में कम करते हैं, व्हाइट शुगर की मात्रा अपने भोजन में कम करते हैं, और माहवारी से 7 दिन पहले से ऐसी प्रिकॉशंस थोड़ा लेना शुरू करते हैं कि जिससे आपका पेट खुल के साफ रहे। कोई माइल्ड लेक्सेटिव अगर आप ले लें, जैसे आपका सिंपल रिफ्ला ही हो गया, ये सब चीजें करने से आप देखेंगे कि पीरियड्स के दौरान होने वाला जो पेन है, और जो एक्सेसिव हेवी ब्लीडिंग है, उसमें हमें काफी सपोर्ट मिलता है। एडेनोमायोसिस की भी एक समस्या इस समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम में लोगों को होती है। एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा होती है, जिसमें कई बार हमारी जो यूट्राइन की मसल लेयर्स है, उनके बीच में कंजेशन यानी ब्लड ज्यादा एक मात्रा में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और पेन काफी ज्यादा होता है। इन सारी परेशानियों के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हैं, जैसे लोध है, आपका अशोक है, ये औषधियां आपका शुभ्रा है, कंकण है, और भी त्रिभंग भस्म है, मल्टीपल मेडिसिन है जो काम करती है, लेकिन एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में और एक प्रॉपर तरीके से, प्लस ऑब्जर्वेशन के साथ। तो आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं। और आपके अभी प्रश्न लेते हुए हम इसको और अच्छे से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। बात आती है हेल्थी प्रेगनेंसी की। मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटीज के अलावा इनफर्टिलिटी, और एक अच्छी प्रेगनेंसी प्रॉपरली चली जाए, ये एक काफी बड़ी बात हमारे लिए हो गई है। इस दौरान इनफर्टिलिटी केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, स्पेशली फीमेल और मेल दोनों ही प्रकार की इनफर्टिलिटी हमको देखने को मिलती है। विवाह पश्चात अगर साल भर तक आप साथ रह रहे हैं, और उसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार के इशू नहीं हो पा रहा है, तभी हम इसको एक फर्टिलिटी की संज्ञा देते हैं, उससे पहले हम इसको इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता है।
एक बार ये आपका निश्चित हो जाए कि हाँ, आप सामान्य रहते हुए भी सारी चीजें सामान्य होते हुए यदि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से इस विषय में मिलें। इसमें आपके जो भी इम्पोर्टेंट टेस्ट और आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे उसके प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। अगर हम आयुर्वेद से ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो आयुर्वेद मुख्य रूप से 4 चीजों की बात करते हैं: ऋतु, क्षेत्र, अम्ल और बीज। ऋतु मतलब आपका माहवारी, अ, और जो समय है जिस समय पे गर्भाधान हो सकता है। क्षेत्र यानी आपका गर्भाशय यानी यूट्रस, वो कितना हेल्दी है। अंबु यानी जो न्यूट्रिशन आपकी यूट्रस को और आपकी पूरी ओवरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मिल रहा है, बट नेचुरली ये आप जो टोटल न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसी से ही आएगा। और बीज यानी कि क्वालिटी, बीज यानी कि ओवम और स्पर्म, उनकी क्वालिटी। जब हम आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारा सारा फोकस इन्हीं 4 चीजों के ऊपर जाता है। यदि आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, यदि आपका अंडा नहीं फूट रहा है, और यदि आपका हार्मोन साइकिल सही नहीं है, या गर्भाधान होने के बाद गर्भाशय उसे गर्भ को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, ये सारी चीजों को एक साथ ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद इस विषय में आपको औषधियां भी सजेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में बताई जाती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपका सात्व कैसा है, आपका सत्व कैसा है, और आपका थॉट कैसा है। बहुत एक्यूट एंजाइटी और स्ट्रेस में गर्भाधान काफी मुश्किल होता है, और गर्भाधान हो जाने के बाद उसका कंटिन्यूएशन भी काफी मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप यदि प्रेग्नेंट, यदि आप फैमिली प्लान कर रहे हैं और इस तरह से प्रयासरत है कि आपको अब अपनी फैमिली प्रारंभ करनी चाहिए, तो मेरा सुझाव यही होगा कि थोड़ा मेडिटेशन साथ ही साथ प्रारंभ कर लें। खुद को थोड़ा फिट रखने के लिए प्रयास करें। अल्कोहल, स्मोक और कैफीन जैसे ड्रिंक्स को थोड़ा सा अवॉइड ही करें, और कोशिश करें कि आपका जो भी आपका कैलोरीज इंटेक है या आपका जो भोज्य पदार्थ लेने का है, वो बहुत ही बैलेंस्ड हो और बहुत तरीके से हो। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट है गर्भधारण के लिए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी काफी कॉमन रिप्रोडक्टिव फेज की प्रॉब्लम है महिलाओं में, और ये काफी ज्यादा देखने को मिल भी रहा है और हो रहा है। इसमें इनिशियल हमारे जो इकोलाई बैक्टीरिया रिटेन कर जाता है, और वो बार बार रिकर करता है इस इन्फेक्शन को, और कई बार ये इन्फेक्शन इतना स्प्रेड कर जाता है कि किडनीज को भी इम्पैक्ट देता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बेसिक लोकल क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक औषधियां भी हैं इसमें जो कि यूटीआई पर काम करती हैं। और इसके साथ साथ यदि आप प्रेग्नेंट हैं, या आप सामान्य तौर पर आपको ऐसा लगता है कि यूटीआई होने की संभावना बार बार बनी रहती है, पब्लिक टॉयलेट्स और कॉमन टॉयलेट्स को किस प्रकार से यूज करना है वो थोड़ा सा जानना जरूरी है। इंडियन टॉयलेट्स कोशिश करें कि इंडियन टॉयलेट प्रयोग में लें, और यदि वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं तो नो टच बना के रखें। आप खुद उखड़ू बैठते हुए वॉशरूम का प्रयोग करें। अगर आप सरफेसेस से टच नहीं होंगे, तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको कम होंगे। आप अपना घर पे भी इस प्रकार से कर सकते हैं कि वॉशरूम क्लीनिंग, अपना खुद का पर्सनल हाइजीन, पैंटीज को खासतौर पर धूप में सुखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमें बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि इन्फेक्शन का कांस्टेंट सोर्स बना रहता है, तो उसे तोड़ने के लिए हमें कुछ चीजों के ध्यान में जरूर रखना चाहिए। लैक्टेशन इशू कुछ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कई बार जब हम पोस्ट डिलीवरी देखते हैं, महिलाओं को दूध की समस्या होती है कि दूध प्रॉपरली नहीं होते रहा, और बहुत लंबे समय से आपने दशमूला रिष्ट एक ऐसी औषधि है जो हमारे घरों में हमारी दादी नानियों के समय से बहुत ही कॉमनली लोगों को पता होता है कि दशमूला रिष्ट हम पिलाते हैं। लेकिन क्यों पिलाते हैं? क्योंकि इस समय पर वात का बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंस हो जाता है पोस्ट डिलीवरी। उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमको बॉडी एक हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, या हमारी और दूसरे इश्यूज साथ में जुड़ सकते हैं, तो दशमूल एक ऐसी औषधि है जो बहुत अच्छा वातनाशक है। दशमूल क्वाथ के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, या जैसे आशा वरिष्ठ के रूप में बताया गया है उसमें प्रयोग किया जा सकता है। यदि आपको लैक्टेशन इश्यूज है, तो शतावरी एक बहुत अच्छा गैलेक्टिक डॉग है। शतावरी का प्रयोग करके आप लैक्टेशन को बढ़ा सकते हैं। दूध के साथ शतावरी का प्रयोग कराया जाता है। इसके अतिरिक्त जीरा एक ऐसी औषधि भी है और हमारा मसाला भी है जो कि डाइट में प्रयोग करके लैक्टेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। मिल्क, दूध की मात्रा अगर हम ज्यादा इंटेक में लेंगे तो वो भी लैक्टेशन में हेल्प करता है। दलिया भी एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपको लैक्टेशन बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ मदर का जो फूड है, मदर का फूड बहुत हेल्दी, न्यूट्रिशियस, लाइट जितना रहेगा उतना आपको
लैक्टेशन में सपोर्ट मिलेगा। इसके पश्चात हम बात करें मेनोपॉजल फेज। यदि 12 कॉन्सेक्यूटिव महीनों में इरेगुलरिटीज है आपके पीरियड्स की, यूजुअली ये हमारा 45 प्लस एज आते आते प्रारंभ होने लगता है, 50 के आसपास ये मेनोपॉजल हमारी एज मानी जाती है। लेकिन अब इसमें बहुत सर्टेनिटी नहीं रह गई है। 35 के प्लस भी हमें कई महिलाओं को मेनोपॉजल सिम्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब तक 12 महीने तक लगातार आपके रेगुलर मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं, तब तक हम उसको फाइनली मेनोपॉज घोषित नहीं कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान जो बदलाव आ रहे हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए। इस उम्र की जो महिलाएँ हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार में दिया होता है, बच्चे, हस्बैंड, फैमिली, और सडनली एक समय आता है कि जब सब अपने-अपने में व्यस्त हो जाते हैं, बच्चे अपने-अपने काम पे चले जाते हैं, उनका अपना एक अलग घोंसले का निर्माण होना शुरू हो जाता है, अपनी अलग दुनिया बननी शुरू हो जाती है। और यदि महिलाएँ जॉब में हैं, तो उनके पास और दूसरे काम भी रहते हैं, परंतु यदि किसी महिला ने अपने आप को पूर्ण रूप में घर में समर्पित कर रखा है, तो वो एक खालीपन जो पीछे छूट जाता है, वो हमें बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान करने लगता है। इसको एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी कहा जाता है, जिस प्रकार से चिड़िया उसका घोंसला खाली हो जाने के बाद महसूस करती है। तो ये मानिए कि ये एक तरह से आपका पुनर्जीवन जैसा ही है। आपको अपने आप को पुनः तैयार करना है, वो सारे काम करने के लिए, जो शायद आप अपने पहले समय में नहीं कर पाए, अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं कर पाए। तो अपने आप को इसमें हमें चूका हुआ या खत्म न मानते हुए एक नई शुरुआत करनी है इस दौरान में। हाँ, बेशक इस नई शुरुआत के लिए क्या बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट पे ज़रूर ध्यान दें। और जो हमारे लक्षण इस दौरान हमको नज़र आते हैं, जैसे कई बार हॉट फ्लैशेस हैं, स्वेटिंग है, और बोन डेंसिटी नो डाउट कम हो जाती है, मूड स्विंग्स है, डिप्रेशन है, कई बार अचानक बैठे-बैठे रोने का मन करता है, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, वियर्ड से थॉट ख्याल हमारे आने लगते हैं, नींद कई बार उड़ जाती है, वज़न बढ़ता है कईयों का, और ये सारी जो समस्याएँ हमें इस दौरान पर होती हैं, मूड स्विंग खास तौर पे, तो इनको हमको समय के साथ-साथ धीरे-धीरे करके सपोर्ट के साथ इसको हमको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। ये फेज़ भी निकल जाता है। थोड़ा अपने ऊपर भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे अलसी का सेवन है, वो काफ़ी इसमें सपोर्ट करता है, और इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे कि होम्योपैथी है, वो भी इस दौर में काफ़ी हद तक मदद करती है। आप धनिये का पानी ले सकती हैं, यदि आपको चिड़चिड़ाहट या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो भी आपको मदद करते हैं। नींद के लिए आप औषधि सपोर्ट ले सकते हैं। दूध में घी का प्रयोग भी इसमें काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो हम पेरिमेनोपॉज़ल एज में या मेनोपॉज़ल एज में ले सकते हैं। आपका रागी है, और सिंघाड़े का आटा है। इसके अलावा राजगिरी है, जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट है। रागी एक बहुत अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट है। आप शिकरू का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ इस तरह की औषधि जिसको हम सहजन कहते हैं, ये सारी औषधियाँ हैं जो डिपेंडिंग ऑन द नीड, कैसी आपकी प्रॉब्लम है, कैसी आपकी ज़रूरत है, उस हिसाब से इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। आपका अपना कैल्शियम इंटेक सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दौरान पर। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, 40 के आस-पास जब एज जाती है, तो प्रोटोकॉल में भी है कि महिलाओं को अपने इंटरनल एग्जामिनेशन ज़रूर कराने चाहिए। आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर होना चाहिए, और इसके साथ-साथ सर्वाइकल कैंसर के लिए भी आपका वैक्सीन ज़रूरी है। ये प्रोटोकॉल के तहत मानिए, क्योंकि इस एज के बाद कुछ-कुछ ऐसे लक्षण, कुछ-कुछ ऐसी समस्याएँ कई बार इग्नोर्ड हो जाती हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अब हमारी माहवारी तो खत्म हो गई है, तो इससे संबंधित या हमारी फीमेल स्वास्थ्य से हमें इस तरह की अपनी परेशानी या किसी भी तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं खास तौर पे कहना चाहूँगी कि यदि आपको पोस्ट मेनोपॉज़ल कभी भी ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, और ईयरली अपने चेकअप में आप सेल्फ एग्जामिनेशन तो हम सभी को करना ही है, लेकिन प्लस 40 जाने के बाद एक बार आप अपना ईयरली चेकअप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, और साथ ही साथ सर्वाइकल एग्जामिनेशन का स्मीयर टेस्ट, ये हमें ज़रूर करा लेना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस का जो वृद्धावस्था में एक आयुर्वेद में जो का समय होता है, कई लोगों में ये हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द इसके रूप में निकलता है, और कई बार ये जीर्ण विबंध के रूप में, मेमोरी लॉस के रूप में, वात के कारण होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रूप में ये चीज़ निकल के बाहर आती है। तो ऐसे में जो आयुर्वेद की जरा चिकित्सा है, आयुर्वेद की ऐसी चिकित्सा जो कि
आपकी जीरियाट्रिक हेल्थ पर काम करती है, वो औषधियों का सेवन इसमें काफी हद तक मददगार होता है। आपके बहुत सारे ऐसे योग हैं, कल्पनाएं हैं जो इस समय पर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को जनरेट करने में मदद करती है, जैसे जीवन करते हैं आंवले का सेवन काफी हद तक आपको काफी सपोर्ट करता है। फिर इसके अलावा बल औषधियों में आपका गुलैठी है, बला है, अश्वगंधा है, शतावरी है, गुदारी करी है, और भी ऐसी औषधियां हैं जो आवश्यकता अनुसार जिस समय जैसी चीज की जरूरत हो उसके आधार पर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ओल्ड एज में होने वाली कुछ हमारे अभी इन सभी चीजों का और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो जैसे कि आपको कई बार हिस्टेक्टमी के लिए जाना पड़ सकता है, या हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, या मल्टीपल जो आपके सर्जिकल इश्यूज हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत सारे आते हैं। रिहैबिलिटेटिव इश्यूज में आपका जॉइंट पेन है, आपका नी रिप्लेसमेंट है, या इस तरह की और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कार्डियक इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो ये रिहैबिलिटेटिव थेरेपीज है होती है जिसमें आपको जो कि आपको अंदर को होना पड़ता है इस एज में। सारी चीजें हैं, ये जीवन है, इसी प्रकार से आपके साथ ही नहीं हम सभी के साथ गुजर रहा है, गुजरेगा, और आगे भी हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ भी इसी प्रकार से गुजरता रहेगा। लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा अपना स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है। सभी की सेवा करनी है, सभी की देखभाल करनी है, लेकिन कहीं न कहीं यदि सबकी सेवा के साथ-साथ हम स्वयं को इग्नोर करके चले जाएँगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम थक जाएँगे और अपेक्षा से दूसरों की ओर देखेंगे, लेकिन हमें पलट कर कोई नहीं मिलेगा वहाँ। तो जितने दुखी और जितने असंतुष्ट हम उस समय होंगे, उसे हम आज ही सही कर सकते हैं। अपने आप को सही रखने के लिए हम आज से ही प्रयास कर सकते हैं, और बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जो हमको लेने हैं, और जिसके बारे में हम बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं। और कोई भी ऐसी परेशानी है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है, लेकिन हम उसे बाहर नहीं ला रहे, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, सिर्फ़ इस थॉट के साथ कि छोड़ो मुझे क्या करना है, मैं पहले घर को देख लूँ, बच्चों को देख लूँ, उनकी पढ़ाई देख लूँ, उन सबको देख लूँ। वो अप्रोच, वो एटीट्यूड अब हमें धीरे-धीरे करके छोड़नी चाहिए। ये हमारे लिए ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए बड़ा लाभदायक होगा, यदि हम सबके साथ-साथ अपने ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान देना शुरू कर सकें। और ये कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ उनकी वानगी है जो मैंने आपसे ज़िक्र किया। कमर दर्द में हम कटिबस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, और सौंदर्य के लिए भी आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, हेयर फॉल के ट्रीटमेंट से लेकर स्किन एक्ने, ब्लेमिशेज़ और इन सारी चीज़ों के लिए। मानसिक विकारों में या निद्रा जैसी स्थिति में शिरोधारा का प्रयोग कर सकते हैं। पोटली मसाज, पत्रपोटली, नवाराखिजी और भी इस प्रकार के पंचकर्म के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो अलग-अलग व्याधियों में भी प्रयोग किए जाते हैं, और किसी स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर भी प्रयोग किए जाते हैं। वेट लॉस के लिए उद्वर्तन चिकित्सा जो ड्राई पाउडर से हर्बल मसाज की जाती है। इसके अलावा जो घुटनों के दर्द के लिए जाना है उसकी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप आयुर्वेद में भी मदद ले सकती हैं, सपोर्ट ले सकती हैं, आपकी परेशानियों के साथ-साथ आप उनका इलाज लेकर इसे अच्छे से देख सकती हैं। थैंक यू। मेरी ओर से मेरी बात यहीं समाप्त करती हूँ, और आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आपके जो भी प्रश्न हो इस विषय में, तो आप मुझे पूछ लें, और मैं प्रयास करूँगी कि मैं उनका समाधान, उचित समाधान कर सकूँ अपनी जानकारी के स्तर पे। धन्यवाद। वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन डॉक्टर शिप्रा। ऑलमोस्ट आपने सारे Thank you, एज Rakesh. को कवर किया है और काफ़ी कुछ आपने जो टिप्स दिए हैं हमें, मैं ज़रूर उसे शामिल करूँगी अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। Thank you, Rakesh ji. Thank you. थैंक यू डॉक्टर शिप्रा। किसी के कुछ क्वेश्चन है तो वो 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। शिप्रा मैम आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। जी। हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर परवेश साहब, मैम। मैं कॉन्स्टिपेशन से बहुत परेशान हूँ। हाँ जी। मेरे ना टेल बोन में प्रॉब्लम थी, टेल बोन में बहुत पेन हुआ, उसके बाद मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है, उससे पहले बिल्कुल ठीक था। इसके लिए क्या? हाँ। देखिए, कुछ तो बेसिक घरेलू उपचार है जो आप नॉर्मल तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जी। दूध में मुनक्के का प्रयोग करना, हम्म। रेगुलरली आपके लिए पपीते का सेवन करना। इसके जी। अलावा आपके फूड में यदि आप रफेज कम ले रहे हैं तो उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। और हाँ इसके जी। अलावा यदि ऐसा कुछ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई हल्का-सा लैक्सेटिव बनाना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लैक्सेटिव अवेलेबल हैं, लेकिन लैक्सेटिव की भी एक सीमा है। उनमें कई बार ऐसा होता है कि हैबिट फॉर्मिंग भी होते हैं। तो आप यदि
लेग्जेटिव पर डायरेक्टली डिपेंड हो जाएंगे तो एक लॉन्ग रन के बाद आपका पेट बिना किसी सपोर्ट के साफ नहीं होगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि पेट साफ करना एक सामान्य अपने आप होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस हो, और उसके लिए आप डाइट जैसे सूप वगैरह का ज्यादा प्रयोग कर लें। जो भोजन है आपका उसमें जी रफेज की मात्रा, सलाद की मात्रा ज्यादा बढ़ा दें, पपीता जरूर शामिल करें, दूध में मुनक्के, अंजीर उबालकर सेवन कर लें। और इन सब हाँ के जी बावजूद भी यदि मोशन नहीं होता है तो मैं हाँ जी आपको सिंपल हरड़ का प्रयोग करने के लिए बोलूंगी, जिसको हम हरीतकी कहते हैं, और खास तौर पर एरंड भर्जित हरीतकी। एरंडी का तेल में 2 चम्मच एरंडी के तेल में आप 50 ग्राम हरड़ को तवे पर गैस पर भून लीजिए, कढ़ाई में सेक लीजिए। जब वो ब्राउन हो जाए तो उसे आप बंद करके बाद में ठंडा होने पर पीस के रख लीजिए, और सेंधा नमक इसमें मिलाकर आप रख लें। जी कम मात्रा में इसका सेवन रात को सोते समय आधा चम्मच से आप प्रारंभ कर सकती हैं। हरड़ को, हरीतकी को भिषक माता यानी औषधियों की माता कहा गया है, यानी कि ये एक ऐसी औषधि है जो नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो बहुत माइल्ड है, और इसीलिए ये आपको अच्छा इफेक्ट दे सकती है। आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन चूंकि औषधियां हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि एक चिकित्सक के परामर्श में और उसके कंसल्टेशन के साथ इन चीजों का आप इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। इन जनरल तो एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, ये भी आपको मदद कर सकते हैं आपका पेट साफ करने में। लेकिन हरड़ भी डॉक्टर साहब 2 प्रकार की होती है ना, 2 टाइप्स ऑफ, एक हाँ जी, बड़ी हरड़ छोटी एक हरड़, छोटी। जी जी, हाँ जी। जी मैं यहाँ जिसकी हाँ, बात कर रही हूँ ये छोटी हरड़ है। बच्चों के लिए जो बाल हरड़ होती है वो बड़ी हरड़ होती है, और जो बड़े लोगों के लिए प्रयोग में ली जाती है विबंधनाशक जो है वो छोटी हरड़ का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग जो मैंने ओके आपको ओके बताया ये छोटी हरड़ की बात कर रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ओके जी, ओके ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके ओके। और किसी को कुछ पूछना है? किसी का कुछ क्वेश्चन? हाँ, मेरे मेरे क्वेश्चन है। हाँ जी, कविता मैम। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, आपने जो पीसीओडी वाला प्रॉब्लम बताया, तो वो आज की हाँ डेट में जी, मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, ठीक है? और सही बात है कि उनका हिप बिल्कुल है। मोटापा जी, भी बढ़ रहा है काफ़ी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जैसे स्किन में भी बहुत सारे बाल आ रहे हैं, तो क्या उसी वजह से आते हैं? बाला है। हाँ, और फिर बिल्कुल, बिल्कुल। ये मान सारा हार्मोनल तो इम्बैलेंस है। ये जो प्रॉब्लम है, ये कैसे ठीक होगा? मान लीजिए आगे शादी के बाद अगर शादी होती है, तो फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी क्या? इसकी वजह से? हाँ जी, क्योंकि अगर अंडे नहीं बनेंगे, तो फिर हाँ, हाँ। आपके अंडे अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो गर्भधारण में तो समस्या आएगी ही। इसीलिए बिल्कुल। पीसीओडी एक चिंताजनक विषय है, और हाँ, हाँ। जितना हम बच्चों को चाइनीज फूड से दूर रख सकते हैं। देखिए बच्चे हैं, आप किसी को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन नहीं, ये हम ही हैं कि हमें उनको बता सकते हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है खाना। और आप ये मानिए, आप जो बच्चियां हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आती हैं, वो खुद इससे परेशान हो रही हैं, क्योंकि जब बिल्कुल, उनके बीच में बातचीत होती है, जब उनके बीच में डिस्कशन होते हैं इन सारी चीजों को लेकर, तो उनको अपना अपने ऊपर अपने आप को देखकर एक अलग तरह का भाव आता है, तो इससे उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें भी फर्क पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये एक ऐसी समस्या है जो माताओं को, चिकित्सकों को, और ये कहूँ कि टीचर्स को भी, हम सबको साथ में बैठकर इस विषय पर काम करना चाहिए। क्योंकि वजन बढ़ रहा है, जब तक आप उनकी एक्टिविटीज नहीं बढ़ाएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों की नहीं होगी, बहुत लंबा समय अब ऐसा हो जाता है कि खेलना बंद हो चुका है। पढ़ाई का प्रेशर भी इसमें एक मायने तो रखता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो खुद की बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, अब तो सारी चीजें बिल्कुल हाथ में अवेलेबल हो जाती हैं, वो, और उसके अलावा जो हम खा रहे हैं उसमें जंक फूड की मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये सब चीजों के साथ साथ जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तब हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अन्यथा केवल अगर आप चिकित्सक के पास जाकर इसके इलाज के लिए सोचें तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कुछ महीने आपको आराम आ जाए, लेकिन ये दोबारा, चूंकि लाइफस्टाइल जर्नी है, चूंकि आपकी डाइट और लाइफस्टाइल से ही इसका उद्भव हो रहा है, तो जब तक हम कॉज पे ही काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता तो इसके लिए तो है। ट्रीटमेंट हमारे लेना कुछ ज़रूरी है ना? पेशेंट्स लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। चिकित्सक की सलाह लेकर आपको इसमें इलाज कराना चाहिए। ओके। अच्छा मैम, मैं एक और बात पूछ रही थी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो 1 मंथ्स के होते हैं, 2 मंथ्स के होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। वो सोते नहीं है 1 रात मंथ में। और 2 मंथ के बच्चे, हाँ, हाँ, पेट हाँ। में दर्द हो सकता
स्ट्रेस फॉर्मेशन की शिकायत हो सकती है। ऐसे जी में सर। जो आपकी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो पैरों को उठाकर पेट दबाने में मदद करती हैं, वो भी फायदा कर जाती हैं। कई बार आप इसमें पेट पर जब हींग का प्रयोग करते हैं, हींग का लेप लगाते हैं, ये भी छोटे बच्चों को फायदा कर जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ कार्मिनेटिव मेडिसिन हैं, कुछ कार्मिनेटिव ड्रॉप्स हैं जो आप इस प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं आती है। और बहुत छोटे बच्चों को, क्योंकि देखिए कई बार सामने देखने के बाद औषधि देना ज्यादा बेहतर होता है ना, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के लिए ऑन स्क्रीन कुछ भी ऐसे दवा बता पाना मुश्किल है। आप सिंपल तरीके, जैसे उनको थोड़ा कभी पेज के बल लिटा दिया आपने, बर्फ अगर अच्छे से दिलवा दिया, पैरों को थोड़ा सा उनके मूवमेंट करा दिया, और इसके अलावा उनकी नाभि पर हींग का लेप थोड़ा सा लगा दिया, तो इनसे सामान्यतः में उनको आराम मिल जाता है। ओके। और ये मेनोपॉज के लिए फिर आगे क्या करना होता है? इसमें कुछ कैल्शियम वगैरह भी लेना पड़ता है क्या? बिल्कुल लेना चाहिए आपको अपना किस तरह के आपके लक्षण उत्पन्न होते हैं मेनोपॉज में, उसके आधार पर अपना चिकित्सा भी लेनी चाहिए। और सामान्य रूप से, क्योंकि मेनोपॉज एक सामान्य प्रक्रिया है, होगी ही, तो हमको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना है। आप जो भोजन लेते हैं, उस भोजन में आप, मैंने अभी जैसे बताया था, रागी का प्रयोग है। रागी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। साबूदाना का प्रयोग है, सिंघाड़े के आटे का प्रयोग है, राजगिरी का प्रयोग है जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट है। इनका प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हैं। आयुर्वेद में कद्दू को मेघ औषधि बताया गया है, मतलब मस्तिष्क का पोषण करने वाला बताया गया है। कद्दू के बीज, हम खास तौर पर अलसी बीज के साथ कद्दू के बीज खाने की सलाह देते हैं, जिससे कि आपको नींद को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। कई बार दूध में घी आपको मदद करता है, क्योंकि कई बार ड्राइनेस बढ़ जाती है। जैसे लक्षण हो, कई बार बहुत गर्मी लग रही है तो धानिया खेम यानी धनिया का पानी पीने की हम सलाह देते हैं। जैसे लक्षण होते हैं उस हिसाब से हम इसमें आपको औषधियां लेने के लिए कहते हैं। कैल्शियम सपोर्ट के रूप में तमाम तरह का कैल्शियम अवेलेबल है। आप आयुर्वेद में भी बायो अवेलेबल कैल्शियम होते हैं, जो कि जिनका सोर्स आपका एनिमल से मिलने वाला होता है, जैसे कि आपका सीशेल से बनने वाली मुक्ता पिष्टी है, मुक्ता शुक्ति पिष्टी है, और भी इस तरह की औषधियां हैं, कुकुटान तो भस्म है। ये सारी औषधियां हैं जो कि आयुर्वेद में कैल्शियम का अच्छा सपोर्ट है। आप किसी भी प्रकार के अच्छे कैल्शियम सपोर्ट को भी आप इसमें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन एज पर द नीड। और विटामिन D3 वगैरह भी आपका अगर आवश्यकता है, आपकी वैल्यूज कम है, तो उसके आधार पर आप ये कर सकते हैं। लेकिन एक साथ में किसी चिकित्सक का आप जरूर इनपुट लीजिए, क्योंकि कई बार कई औषधियां किस तरीके से यूज करनी है, ये उस समय पे प्रॉपर कंसल्टेशन में बता पाना काफी अच्छा रहता है। हेलो डॉक्टर साहब, माइग्रेन के लिए क्या हाँ करें? जी, माइग्रेन के लिए क्या करें? माइग्रेन के लिए आपको मैं नाक में तेल डालने की सलाह दूंगी। और ये जो है खासतौर पर बादाम का तेल आप 2-2 दिन नाक में लगा सकते हैं। और बाकी इसके लिए औषधियां भी हैं। आप नस्य चिकित्सा इसमें करवा सकते हैं। आयुर्वेद की नस्य चिकित्सा है, जिसमें नाक में औषधि के रूप में स्वरस यानी औषधियों का रस डाला जाता है, ज्यादा मात्रा में ऑयल भी डाला जाता है, और धुएं एक विशिष्ट प्रकार की औषधियों का धूपन दिया जाता है। ये नस्य चिकित्सा और साथ ही साथ चिकित्सा, ये काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इसके लिए। अगर आप घरेलू उसमें कुछ करना चाहें तो इनिशियल लेवल पर हम इसमें अर्ली मॉर्निंग में तर्पण करने की सलाह देते हैं, यानी कि अच्छे से घी में बना हुआ हलवा लेने की, बादाम का हलवा खाने की सलाह देते हैं। तो ये एक घरेलू उपचार है जो आप प्रयास करके देख सकती हैं। खसखस का और बादाम का हलवा सुबह खाली पेट अगर आप ले, तो कई बार इससे भी हमको माइग्रेन में आराम मिलता है। और माइग्रेन जो समस्या है, यदि ये लॉन्ग रन में है, यदि बहुत पुरानी है, औषधियों के बिना इसको ठीक करना अभी संभव नहीं है, तो आप जिस भी एरिया में है, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक को मिलिए। पंचकर्म स्पेशलिस्ट हो तो और भी अच्छा, और वहाँ आप इसके लिए प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट कराइए। घरेलू उपचार में तो ये आपको मैं जरूर कहूंगी कि दोनों नाक में आप रोगन बादाम जो है ऑयल वो लगाएं। दूध में आप 5 बूंद रोगन बादाम ऑयल का सेवन करें, और बादाम और खसखस का हलवा सुबह खाली पेट एक बार अपने भोजन में शामिल करके देखिए। थोड़ा चिकनाट लेनी चाहिए, मतलब खुश्की ना रहे हाँ जी, माइंड के अंदर। हाँ जी, ड्राइनेस नहीं रहे मॉर्निंग टाइम में।
और इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजों के लिए हमें चिकित्सकीय सलाह की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम आपको सामने देखेंगे, जब कोई चिकित्सक आपको सामने देखेगा, तो आपकी और बाकी जो दिक्कतें हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको विबंध है यानी कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो आपको सजेस्ट कर पाएंगे। आपकी कोई ऐसी हैबिट अगर इस प्रकार की है जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है, उस पर हमको काम करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें इस मंच पर कहना संभव नहीं है। उसके लिए बेहतर होगा कि आप एक चिकित्सक से इलाज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू पूनम मैम, आपने मेरा भी क्वेश्चन पूछ लिया, मेरा भी शायद यही क्वेश्चन था। पता नहीं किसका कई सोच बार किसका सोच के पूछा, मुझे तो माइग्रेन नहीं है, लेकिन मुझे पूछना था, बस पूछ लिया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? Okay, so thank you so much, Dr. Shipra, for this very informative session. And thank बहुत you. अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगता और इंटरेक्टिव होता, कुछ और प्रश्न आते तो मुझे भी और अच्छा लगता। हाँ मैम, क्योंकि बाद में भी यदि कोई पूछना चाहता है तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपॉर्चुनिटी के लिए, सबसे बात करने का मौका मिला। Thank you very much, ma'am. Thank you so much, and thank you so much, everyone. थैंक यू मैम, आपने Thank you. बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा। And especially आपने सारी चीजें कवर, थैंक यू। वो ज्यादा अच्छा था। बस ये वही सारी चीजें हैं जो मैं अपने सामान्य मरीजों से चिकित्सालय में बात करती हूँ या अपने आसपास जो दिखता है, वही सब कुछ था जो लगा मुझे कि मुझे यही आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद को लेकर अभी उतनी ज्यादा जानकारी लोगों के बीच में नहीं है। और जब तक ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि जब तक लोग आयुर्वेद चिकित्सक के पास नहीं आते हैं, तब तक आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अभी तक एक टैग लगा हुआ है कि घरेलू नुस्खा है आयुर्वेद, जबकि सही तरीके से देखा जाए तो एक संपूर्ण चिकित्सा अपने आप में है, लेकिन ये फिर उसी तरह से होता है जैसे एक चिकित्सा की जा सकती है। Definitely, ma'am. मुझे अच्छा लगेगा यदि आयुर्वेद के विषय में हम इस तरह से और डिस्कशन कर सके। एक जो भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में कि आयुर्वेदिक औषधियां कोई नुकसान नहीं करती है, वो भी हम मिथक तोड़ सके। और इसके मुझे काफी अच्छा लगेगा इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ये बात। रति मैम, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ। ठीक है मैम, पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि कभी-कभी ना नस की प्रॉब्लम होती है किसी को, मतलब वो काफी पेन होता है, अचानक से धीरे-धीरे दर्द उठता है लिप्स के पास और वो अचानक से बहुत तेज हो जाती है, मतलब दर्द। तो वो दवाई तो खा रही है, बट क्या है ना कि उसके पूरे बॉडी में इचिंग हो रहा है, पूरे बॉडी में, मतलब पूरा खुजलाते 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 पूरे ब्लड भी आ जाती है, मतलब इतनी प्रॉब्लम है। 1 से 2 दिन के अंदर तो वो क्यों हो रही है? पीले देखिए ये जो बहुत आप समस्या परेशान है बता रहे हैं, बिल्कुल। लिप्स के पास उनको तकलीफ हो रही है। हाँ, हो रही थी, फिर उसने मेडिसिन ली, तो वो तो अभी ठीक है, मतलब अचानक से दर्द उठता था और वो जब तक सोचते उसके तुरंत ही मतलब वो बहुत तेज हो जाता था दर्द। देखिए और ये दर्द किसी ना किसी नर्व से, जो फेशियल नर्व हमारे चेहरे को सप्लाई करती है, ये हाँ, कहीं हाँ, ना कहीं उससे जुड़ा हुआ हो सकता है, या ट्राइजेमिनल नर्व है जो हमारे फेशियल एरियाज को सप्लाई करने वाली नर्व है, उनकी किसी नर्व एंडिंग में अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो ये समस्या सडन पेन वाला जो आप बता रहे हैं, हाँ, आयुर्वेद में अगर हम इसकी चिकित्सा करेंगे तो हम इसे एक वात विकार की तरह से ही देखेंगे। और उसके बाद यदि उनको जो आप बता रहे हैं कि ईचिंग हो रही है पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, मतलब मे बी ये ब्रेस्ट के हो सकता है नीचे, कि किसी हाँ, पूरे पेट में, पैर में इतनी खुजलाहट हो रही है कि खुजलाते-खुजलाते वो लाल-लाल टाइप का पूरा बॉडी में वैसा हो गया, पूरा बहुत खुजलाहट हो रही है। उसने बहुत मेडिसिन लिए, मे बी बहुत उनको कुछ किसी लिए। औषधि कोई औषधि उनको सही नहीं महसूस हुई होती, या कोई मेडिसिन का रिएक्शन भी हो सकता हाँ, है। हाँ, और हाँ, क्यों इस तरह की स्थिति जनरेट हुई है, उनकी पूरी रिपोर्ट्स और पूरी सारी चीजें देखने के बाद ही इसके ट्रीटमेंट में कुछ कहा जा सकता है। ओके। क्योंकि बिना देखे, बिना केस को समझे केवल ये कह पाना कि क्यों ऐसा हुआ होगा कि उनको पूरी बॉडी में एक ईचिंग स्टार्ट हुई है, तो वो अभी इस मंच पे कहना तो संभव नहीं है, जब तक उनकी पूरी फाइल्स और इनके पूरे
प्रॉब्लम को तो जल्दी वो स्टडी ना किया जाए। मतलब मैं ऐसी अभी कोई इसको दवाई है आयुर्वेदिक में जो खाने से या लगाने से इचिंग में उसको आराम हो जाए? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। इचिंग के बहुत सारे कारण हैं। आयुर्वेद में विचर्चिका और बहुत सारे रोग हैं जिनमें इचिंग होती है। खास तौर पर पित्त और कफ का एनवायरनमेंट माना जाता है और उसके ट्रीटमेंट के लिए भी औषधियां हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लोकली जो है कई बार मक्खन में औषधि मिलाकर लेप करवाते हैं, जिससे नर्व एंड पे होने वाली बर्निंग में भी हमको लाभ मिलता है। चंदन का लेप हम मक्खन में मिलवा के भी लगवाते हैं। सामान्य इसमें प्रयोग करके देखा जा सकता है। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए पेशेंट को पूरा समझना बहुत जरूरी है। ये कोई एक सामान्य मतलब ऐसे कुछ ऐसे ही ऑनलाइन बता देने वाला मुझे नहीं लग रहा है। ये तो बिल्कुल, बिल्कुल। प्रॉपरली उनकी तकलीफ को समझकर कि आखिर ईचिंग का क्या रीजन है। कई बार लिवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से ईचिंग होती है। प्रेगनेंसी ईचिंग लिवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। तो जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे उसका इलाज करना पॉसिबल नहीं है। तो आप उनको बोलिए वो जिस जगह पर भी है एक अच्छे चिकित्सक से आपको नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, बड़े इंस्टीट्यूट्स भी हैं आयुर्वेद में, और इसके अलावा गवर्नमेंट भी अब काफी हद तक आयुष ओपीडीज को सपोर्ट कर रही है। अच्छे चिकित्सक होते हैं। आप अपने एरिया में एक बार लोकल लेवल पर भी ट्राई करके आप इसको देख सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। Okay. आई होप कविता मैम आपका रिजॉल्व हो गई है क्वेरी। हाँ, हाँ, बिल्कुल हो गई। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू डॉक्टर शिप्रा। आपको किसी को भी डॉक्टर शिप्रा का नंबर चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। या श्योर रति। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू आपका वेरी भी मच। आपका भी धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई आज। थैंक यू। थैंक यू शिप्रावी। थैंक यू अर्चना, कैसा लगा आपको? बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, नमस्कार।